हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह हमारा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का चौथा सेट है। इससे पहले हमने 3 सेट कर लिया है। यदि अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आज हम चौथे सेट में 19 अक्टूबर 2014 को पूछे गए जीके जीएस को प्रश्नों को देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, 19 अक्टूबर 2014 को जो पूछे गए हैं उसके जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस वीडियो में हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावे जितने भी प्रश्न हैं उसको हम स्किप करेंगे। और इस सेट में हमारा जीके जीएस का प्रश्न शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो तक्षशिला था ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंधु और झेलम। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अथर्ववेद में, जो कि चौथा वेद है अथर्ववेद। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो यह दहनानंद को कहा जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है रुहेलखंड एक स्वतंत्र राज्य बना था। 31 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो मराठों के संरक्षण में आ गया था शाह आलम। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 की बात है तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेल्जिली। लॉर्ड वेल्जिली की अगर कार्यकाल की बात करें तो ये जो है 1798 से 1805 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स इनका कार्यकाल था 1772 से 1785। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1798 में कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेल्जिली, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 33 नंबर, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, औरंगाबाद। अगला सवाल 34 नंबर है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो सैंधव निवासी की बात हो रही है तो उसके धार्मिक जीवन में कौन से तत्व विद्यमान नहीं था? तो मातृ देवी की उपासना, ये सही है, करते थे। लिंग एवं योनि की पूजा होती थी, ठीक है। तीसरा है पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा होती थी, ठीक है। विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये जो है विद्यमान नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। अगला 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? यानी सब पाल राजा हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, लेकिन ऐसे कौन से राजा हैं जिनको चुना गया है, वंशानुगत राजा नहीं बने थे? तो वो हैं गोपाल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? तो राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यानी कौन से जो हैं गवर्नर जनरल कब आए थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, उस अनुसार इसको क्रमबद्ध करना है। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, इसकी बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1772 से 1785, ठीक है। अगला लॉर्ड ये देखिए डलहौजी है, डलहौजी की कार्यकाल की बात करें तो ये 1848 से 1856। बेल्जली की बात करें तो 1700
98 से 1805। कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 से 1793। तो इस प्रकार देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से, ठीक है, सबसे पहले इनका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखिए 85 तक इनका कार्यकाल रहा, फिर 86 से कॉर्नवालिस का 93 तक, फिर बेल्जिली हो जाएंगे, उसके बाद डलहौजी, यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 39 नंबर प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता? तो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का रहा, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं? तो धारा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में करंट भी कहा जाता है। अगला 42 नंबर है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? महाखड्ड, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल 43 नंबर, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिक्टर मापनी द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? सिराको, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 45 नंबर, कह रहा सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर देखिए सूची 1 में झील का नाम लिखा हुआ है, सूची 2 में राज्य, यानी कौन सा झील किस राज्य में है। तो सांभर की बात करें तो ये राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, और नौकुचिया ताल झील होता है जो कि उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, ए का 4 यहाँ पर है, नहीं सांभर झील राजस्थान में 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2 लोनार महाराष्ट्र में 2 का 4, तो 2 का 4 यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? कौन सा विकल्प? पहला विकल्प है, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। जी हाँ, नीचे जब ठंडी वायु रहती है तो उसके ऊपर गर्म वायु आने के बाद जो है वो भी ठंडी हो जाती है, तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा, टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं, सही है, मॉस और लाइकेन आते हैं कौन से वनस्पति में? टुंड्रा वनस्पति में, सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, ये भी सही है, लानोस कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में सवाना को। चौथा देखते हैं, लिवरपूल ज्वीडर्जी नदी के मुहाने पर स्थित पतन गलत है। लिवरपूल जो कि इंग्लैंड में है, ये कहाँ है? लिवरपूल इंग्लैंड में, लेकिन मर्सी नदी के किनारे है, ये ज्वीडर्जी नदी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तो मात्र यहाँ पे जो है ये तीनों सही है, 1 2 3। तो पूछ रहा था कि मतलब सही विकल्प, तो 1 2 3 सही हो जाएगा ए। ये जो है लिवरपूल इंग्लैंड में है, मर्सी नदी के किनारे, ज्वीडर्जी नदी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वह कुंडनकुलम, ठीक है, कौन सा? कुंडनकुलम, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे चिनुक, ठीक है, हरमंटन, मिस्ट्रल, बोरा, ये सब दिया हुआ। सूची 2 में मतलब कौन से राज्य में है या फिर उसका क्या मतलब इफेक्ट है। जैसे देखिए चिनुक की बात करें तो चिनुक ये जो हिम भक्षिणी है, यानी स्नो ईटर, मतलब जो बर्फ़ होते हैं उसको ख़त्म कर देता है ये चिनुक पवन, ठीक है। हरमंटन की बात करें तो ये जो हरमंटन है ये सहारा मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है, मतलब 3 हो जाएगा 2 का। मिस्ट्रल फ्रांस, बोरा इटली, ये दोनों तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। मिस्ट्रल मतलब मिस्टर, कोई मिस्टर है जो फंस गया तो फ्रांस। अब बोरा, बोरा में क्या लाना है? इटली, इटली भर भर के लाना है बोरा में, तो मिस्टर यानी मिस्ट्रल फ्रांस, बोरा इटली, ठीक है। चिनुक हिमभक्षिणी हो जाएगा और हरमंटन सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 का 4, 2 का 3,
तो 1 का 4, 2 का 3 यहीं पे है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर शहर का नाम है, इधर नदी का नाम है, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अगर हैम्बर्ग, ये जो हैम्बर्ग शहर है इसकी बात करें तो ये एल्ब नदी के किनारे है। ग्लासगो शहर जो है क्लाइड नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा, रॉटरडम जो है ये न्यूमास। तो इस तरह से हमारा जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। हैम्बर्ग एल्स, हैम्बर्ग एल्ब, हैम्बर्ग कहाँ है, एल्ब नदी के किनारे। ग्लासगो, क्लाइड, ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा, रॉटरडम, न्यूमास। ठीक है, आते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी, ठीक है ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। गंगोत्री बात करें, गंगोत्री की बात करें तो उत्तराखंड से निकलती है। जेमू हिमाचल प्रदेश, ये गलत है, जेमू सिक्किम से निकलती है फ्रेंड। ठीक है, चेमायुंगडुंग तिब्बत से, सियाचिन काराकोरम, सभी सही है, लेकिन ऑप्शन जो बी है ये गलत है। जेमू जो है सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है आद्यकल्प शैल समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, तो गंगा का, सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र गंगा नदी का। अगला 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नदी है और यहाँ पे उद्गम स्थल है, मतलब कहाँ से निकलती है, सतलज नदी तो राकास्ताल झील से, ठीक है, या राकस झील से निकलती है। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है। शारदा मीलम हिमनद से। तीस्ता कंचनजंगा से। तो ये सीधा सीधा हो गया, सही है। एक का एक, ए का एक, बी का दो, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा ए का एक, बी का दो, ठीक है, ए का एक, बी का दो, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि हिमालय पर्वत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व हैं। अच्छा, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व हैं। क्या क्या महत्व है, जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत, नाभिकीय खनिजों का संसाधन है। देखिए ये तीनों तो सही है फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 सही है, लेकिन नाभिकीय खनिजों का संसाधन नहीं है, वहाँ से कोई खनिज नहीं निकलता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये सही है। जलवायु संबंधी प्रभाव, ठीक है, चूँकि बारिश होती है हिमालय पर्वत के रहने के कारण। ठीक है, प्रतिरक्षा वो जो है प्रतिरक्षा का भी कार्य करती है ये हिमालय पर्वत। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बर्फ़ गिरते भारत में। उर्वर मृदाओं का स्रोत, ठीक है, तो मृदा मतलब उपजाऊ मिट्टी भी बनती है। ठीक है, इसके यहाँ से जो हिमालय पर्वत से कई सारी नदियाँ निकलती है जो कि मृदाओं का जो अच्छा स्रोत, मतलब उर्वर बनाने का स्रोत है। ठीक है, अगले आते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, पहले 8 डिग्री, उसके बाद 9 डिग्री होता है, और यहाँ पे मालदीव होता है, यहाँ पे मिनिकॉय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिकॉय वगैरह का चर्चा तो नहीं, तो इसलिए लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल स्थित है, लक्षद्वीप में। अगला सवाल 56 नंबर है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 65 वर्ष आयु होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, पढ़ा लिखा हो ज़रूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। तो 6 माह में भरा जाना चाहिए। अगला 59 नंबर प्रश्न है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है या कर सकता है। तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसके पास, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
61 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है सवाल कर रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, यानी राष्ट्रपति तो रहे ही थे, इसके अलावा वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वह नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा संजीव रेड्डी, ये रेड्डी थे लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए। अगला सवाल है 62 नंबर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 63 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? किसको संबोधित करके? तो जो है उपराष्ट्रपति को। ठीक ना, ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति को। कहने का मतलब हुआ कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को, तो उन्हीं को संबोधित करेंगे ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, जी हाँ, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के बीमार होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। उपयुक्त सभी स्थिति में जो है ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, सृजित है संविधान द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और यहाँ पर है कैबिनेट सचिवालय का। तो ये तीनों का अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होते हैं। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, तो हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अगला सवाल है 68 नंबर, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, केवल कैबिनेट मंत्री। अगला 69 नंबर प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। ये सही है, मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। केवल 3 सही है इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित नहीं करता है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। अगला सवाल है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए भारत का महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, तो ये हट सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल, ये भी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, हट सकते हैं। मंत्रिपरिषद, इसको नहीं हटा सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। अगला 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है, न्यूनतम तापमान यानी लो टेम्परेचर्स पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी, ऑप्शन ए। 73 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश को विद्युत, देखिए प्रकाश को विद्युत, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। देखिए प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 74 नंबर प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला पल्सर होते हैं, तो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं पल्सर, है ना, तेज़ी से घूमने वाले तारे। अगला सवाल है 76 नंबर, कहता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। ठीक है, जिसका गलनांक कम हो। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक
संवेग होगा अल्फा कण का, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 78 नंबर, कहता है पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो अदिश राशि है कार्य। ठीक है, देखिए इस पर एक हमने शॉर्ट बना रखा है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। बहुत ही धांसू ट्रिक है। कौन कौन से अदिश राशि हैं? ठीक है, ट्रिक है आबे भी ताऊ को आदर कर घरे चले, तो ताऊ को आदर कर, कर से कार्य है यहाँ पे। ठीक है, बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसें ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? कहने का मतलब वो आयतन का जो है ना अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 4:1 और इसका अनुभार का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए विसरण के नियम से चलते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। एक होता है विसरण का नियम, उसमें होता है T1/T2 बराबर √m2/m1। ठीक है, यहाँ पे T1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4, तो 4 रख देंगे। T2 का वैल्यू 1 बराबर √m2/m1। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/1 बराबर m2/m1, यानी m1 का वैल्यू 1 हो गया और m2 का वैल्यू 16 हो गया। ठीक है, तो 1 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के प्रवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो उसका जो अपवर्तनांक है वो कभी नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, अपवर्तनांक। हाइलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित किस क्रम में होती है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका एक ट्रिक है ना हेलोजन तत्व। कल अति है ना, फिर कल आई आंटी बाहर, मतलब इस तरह से कुछ। ठीक है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी मतलब TS टाटा सफारी से, इस तरह से है कुछ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद रखिए। अगला है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, देखिए कोई भी तत्व ले लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए यूरेनियम ले लिए, तो ऊपर वाला यहाँ पे जो तत्व होता है ना वो होता है परमाणु भार, जो कि 20 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए परमाणु भार 20, और कहता है परमाणु क्रमांक 10, तो ये नीचे में होता है। तो इसके अंतर जो है ना उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, तो अंतर निकालेंगे तो 10 हो गया, जो कि पूछ रहा था न्यूट्रॉन, तो 10 हो गया। और प्रोटॉन, नीचे वाली संख्या को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक को, तो प्रोटॉन यहाँ पे 10 है, तो 10 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला 85 नंबर प्रश्न है रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है? तो वह है अपचयन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व कौन सा है? तो वह है एल्यूमिनियम Al, ऑप्शन बी। 87 नंबर प्रश्न है सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं? तो कार्बनिक विलायक में, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो गर्दन के निकट, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो ज्वलनशील गैस इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी है, ऑप्शन सी। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। इसके बाद देखते हैं एलोसोम होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र एलोसोम कहलाते हैं। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी। अरक्ता यानी एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है एनीमिया यानी अरक्ता में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो इसमें प्लेग जो है ना वायु के माध्यम से फैलता है, प्लेग। अगला 97 नंबर प्रश्न है, अन्य एक समृद्ध स्रोत है, तो वो है स्टार्च के। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्टार्च के। 98 नंबर प्रश्न है, पीलिया यानी जॉन्डिस किसके संक्रमण के कारण होता है। तो ये जो पीलिया होता है ना वो यकृत यानी लीवर में जब संक्रमण हो जाता है तब पीलिया पकड़ लेता है यानी जॉन्डिस हो जाता है। 99 नंबर प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ईईजी है तो ये मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ध्यान रखिए। ईईजी इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि को जांच करने के लिए। और एक होता है ईसीजी, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है हृदय की गतिविधि को जांच करने के लिए। यहाँ पे ईईजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।